तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। और ये जो हम बात करेंगे ये दोनों लैंग्वेज में बात करेंगे, हिंदी में बात करेंगे, इंग्लिश में बात करेंगे। लिखा भी जाएगा हिंदी में और बोला भी जाएगा हिंदी में, ठीक है। तो हिंदी में लिखा भी जाएगा और इंग्लिश में भी लिखा जाएगा, और आपको भी नोट करना है इंग्लिश में और हिंदी में, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में जो मेन टॉपिक है उसी पर हम बात करेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। हम ही डालते हैं, आप लोग के साथ साथ डाला करिए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसको इंग्लिश में बोला जाता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ठीक है दोस्तों, तो हम देखेंगे कि जो पृथ्वी हमारी है उसकी आकृति, जो उसकी बनावट है, उसका जो शेप है किस आकार का है। तो हम लोग बचपन में पढ़ते थे, जब हम लोग को टीचर पूछते थे कि ये बताओ कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, उसका आकार कैसा, तो हम बोलते थे कि सर अंडाकार है, गोलाकार है, गेंद के साइज़ का है, तो तरबूजे के साइज़ का है, वाटरमेलन के साइज़ का है, ऐसा हम बताते थे। लेकिन हम लोग जब आगे पढ़े, अपनी आगे पढ़ाई में पढ़े, तो पता चला कि उसकी आकृति ना तो गोलाकार है ना तो अंडाकार है, उसकी आकृति को बोला जाता है जियोइड। उसकी आकृति क्या बोला जाता है? जियोइड। तो आज से हम इसकी आकृति को क्या बोलेंगे? जियोइड, ठीक है। इसको हिंदी में भी लिखा जाता है जियोड, इसको हिंदी में लिखा जाता है जियोड, ठीक है। तो हम जब भी आज के बाद जब भी हम बात करेंगे इसकी आकृति की, तो हम बात करेंगे इसकी आकृति क्या होती है? जियोइड होती है, ठीक है। तो हम बनाते हैं कि जो हम लोग का जियोड स्फीयर आकृति है, स्फीयर भी बोलते हैं इसको। तो हम अगर ऐसे बना रहे हैं तो ये हमारी पृथ्वी हुई, ठीक है। तो अगर ये पृथ्वी है तो पृथ्वी में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, कितने लेयर्स होते हैं, ठीक है। तो उस लेयर में क्या क्या चीज़ें होती हैं अभी हम बना के आपको दिखाते हैं, ठीक है। आप सभी लोग साथ साथ नोट करें। पृथ्वी की इस ऊपर लेयर को हम लोग बोलते हैं क्रस्ट, हिंदी में इसको बोलते हैं भूपर्पटी, ठीक है। इसके अंदर एक लेयर पाई जाती है, इस अंदर वाली लेयर को बोला जाता है मेंटल। इस अंदर वाली लेयर को बोला जाता है मेंटल। मेंटल मीन्स होता है आवरण, ठीक है। इसके अंदर एक और लेयर होती है जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कोर, और हिंदी में आप क्रोड बोल सकते हैं या कोर बोल सकते हैं, या इसको नाभिक भी बोला जाता है कभी कभी, नाभिक भी बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम बात किए क्रस्ट, मेंटल, कोर, ठीक है। तो क्रस्ट को हिंदी में बोला जाता है भूपर्पटी, मेंटल को बोला जाता है आवरण, और कोर को बोला जाता है क्रोड, कोर या नाभिक। तो हम देखेंगे कि जो क्रस्ट है, ये क्रस्ट पहले इसको हम क्रॉस सेक्शन में काट लेते हैं। ऐसे हम क्रॉस सेक्शन में काट लेते हैं जिससे हमें अच्छे से स्टडी करने में आसानी हो, ठीक है। तो हम इसको क्रॉस सेक्शन में अगर हम काट लेते हैं तो कुछ इस तरह का निकल कर आता है, जैसे आप इमेज में देखते हैं कुछ इस तरह का निकल कर आता है, ठीक है। ये आपका ये लेयर हो गया क्रस्ट, और ये हो गया मेंटल, और ये हो गया कोर, ठीक है दोस्तों। तो हम सबसे पहले बात करेंगे क्रस्ट के बारे में कि क्रस्ट एक्चुअली है क्या। तो क्रस्ट को बोला जाता है कि पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी लेयर होती है, सबसे ऊपरी जो परत होती है, इसी को बोलते हैं कोर। आप देख भी सकते हैं कि ये जो ऊपरी परत आपको दिख रही है, ये ऊपरी परत, इसी को हम लोग क्या बोल दिए हैं? कोर क्रस्ट बोल दिए, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, इसको हम क्रस्ट बोलते हैं, भूपर्पटी बोलते हैं। तो सर जी भूपर्पटी, ये बताइए कि भूपर्पटी में कुछ पाया जाता है क्या? हाँ, भूपर्पटी में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। उसकी कितनी मोटाई होती है, उसका कितना टेम्परेचर होता है, और उसमें मिनरल्स, खनिज वगैरह क्या कौन से होते हैं, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसमें एक असंबद्धता पाई जाती है। एक साइंटिस्ट थे जो उसके बारे में बताया कि अगर हम क्रस्ट में, भूपर्पटी में अगर धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं तो उसमें क्या क्या उसके जो घनत्व है, उसकी जो डेंसिटी है वो चेंज हो रही है। उस जो डेंसिटी डिफ्रेंशिएशन है वो क्या बता रहा है, तो हम अभी देखेंगे उसके बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे क्रस्ट, ठीक है। तो हम पहले हेडिंग डाल लेते हैं। पहला पॉइंट है हम लोग का क्रस्ट, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या? भूपर्पटी। क्रस्ट को क्या बोले हैं हम? भूपर्पटी। तो सबसे पहले हम पॉइंट पढ़ेंगे क्रस्ट को। तो क्रस्ट में आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि ये क्रस्ट यहाँ पे ऐसे दिखा रहा है, कुछ क्रस्ट ऐसे हैं, ठीक है। ये ओशियंस वगैरह हैं। तो क्रस्ट को दो तरह से डिफाइन किया गया है। पहला होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और दूसरा होता है ओशियनिक क्रस्ट।
पहला होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और दूसरा होता है ओशिनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को बोलते हैं महाद्वीपीय भूपर्पटी और ओशिनिक क्रस्ट को बोलते हैं महासागरीय भूपर्पटी। तो जो क्रस्ट है, ये क्रस्ट, ये दो तरह से डिफाइन किया गया है। पहला है आपका महाद्वीपीय भूपर्पटी, महाद्वीपीय भूपर्पटी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं। आप लोग दोनों नोट किया करिए, कभी कभी वो भी पूछते थे, कभी कभी ये पूछता है। और दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं महासागरीय भूपर्पटी, भूचटपटी नहीं, भूपर्पटी, ठीक है। इसको बोला जाता है ओशियोनिक क्रस्ट, इसको बोला जाता है ओशियोनिक क्रस्ट, ठीक है। सर जी यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रस्ट दो तरह की होती है, भूपर्पटी दो तरह की होती हैं। एक होता है महाद्वीपीय भूपर्पटी और दूसरा होता है महासागरीय भूपर्पटी। तो सर जी तो ये बताइए कि इनकी मोटाइयों में अंतर होगा? जी बिल्कुल। ये जो महासागरीय भूपर्पटी है लगभग 4 से 7 किलोमीटर तक पाई जाती हैं। कभी कभी मैरियाना ट्रेंच देखेंगे आपने, तो मैरियाना ट्रेंच लगभग उसकी जो ओशियनिक क्रस्ट पाई गई है, सी फ्लोर, सी बेड, लगभग 11 किलोमीटर दूरी पर पाई गया। लेकिन हम एवरेज बता रहे हैं कि कितने से कितने होता है, 4 किलोमीटर से 7 किलोमीटर तक, ठीक है। और जो ये महाद्वीपीय होता है, ये लगभग ये पाया जाता है कहीं कहीं 4 से 35 किलोमीटर, ठीक है। तो हम इसकी मोटाई देख लेते हैं कि जो क्रस्ट की मोटाई होती है, इसकी जो मोटाई होती है, क्रस्ट की मोटाई होती है, अगर हम महाद्वीपीय की बात करें तो महाद्वीपीय की मोटाई होती है लगभग 4 से 35 किलोमीटर। और जो महासागरीय होती है, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे महाद्वीपीय भूपर्पटी, ठीक है। तो जो महासागरीय है, ये लगभग 4 से 7 किलोमीटर के एवरेज में आता है, ठीक है। इसको बोल सकते हैं हम महासागरीय भूपर्पटी, यहाँ पे नोट कराया गया है। महाद्वीपीय भूपर्पटी को बोला जाता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और महासागरीय भूपर्पटी बोला जाता है ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है। सर ये बताइए कि इसका कोई और नाम है क्या? हाँ, इसका कोई और नाम है। आप नाम सुने हुए खनिज, तो इसमें भी कुछ खनिजें पाई जाती है, जिसको खनिज को बोला जाता है इंग्लिश में मिनरल्स। खनिज को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? मिनरल्स। खनिज को बोला जाता है मिनरल्स, ठीक है। तो इसमें हम क्रस्ट की बात कर रहे हैं, तो क्रस्ट में जो पाया जाता है मिनरल्स ना, उसको बोलते हैं सियाल। तो सर आप सही कह रहे हैं सर, हम नाम सुने हैं सियाल। इस लेयर को हम कभी कभी सियाल परत भी बोल देते हैं, क्योंकि इस लेयर में, इस वाले को भूपर्पटी वाले जो भूपर्पटी आप दिख रहा है, आपको क्रस्ट दिख रहा है, इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो SI इक्वल टू सिलिका और Al टेंड्स टू एल्युमिनियम, ठीक है। तो जो SI है, इसको हम बोलते हैं सिलिका, आप लोग हिंदी में भी लिख लीजिए सिलिका। और ये जो होता है ना Al, ये होता है एल्युमिनियम, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। अब आगे चलते हैं हम चलते हैं, तो बात करते हैं हम, यहाँ तक ठीक है। अब इसकी हम बात करते हैं घनत्व की। तो हम घनत्व देखते हैं, थोड़ा सा हम इसको इरेज करते हैं, कहाँ इरेज करें नहीं आ रहा है। चलिए अभी नीचे जो जगह बचा है वो देख लेते हैं हम। इसका जो घनत्व होता है, घनत्व जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेंसिटी। इसका घनत्व लगभग होता है 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। इसका जो घनत्व होता है ये 2.7 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर हम एक कोई क्यूब ले लें, यहाँ से मिट्टी का क्रस्ट का हम एक क्यूब ऐसे काट लें, और ये 3D में अगर हो तो अगर हम 1 ग्राम ले रहे हैं, 1 ग्राम, तो उसमें लगभग 2.7 ग्राम पर आएगा, ठीक है। इसका घनत्व मापा गया। घनत्व बराबर होता है, ये जो घनत्व है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान
द्रव्यमान बटे में आयतन, आयतन, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, इसको मास अपॉन वॉल्यूम बोल सकते हैं। तो अभी हम बात किए थे किसके बारे में, क्रस्ट के बारे में, भूपर्पटी के बारे में। तो वही भूपर्पटी के बारे में हम टोटल बात करते हैं एक बार। भूपर्पटी दो तरह की होती है, एक महाद्वीपीय भूपर्पटी होती है और दूसरा होता है महासागरीय भूपर्पटी, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है ओशियनिक क्रस्ट। अब इसमें हम बात किए कि इसकी मोटाई कितनी होती है। तो जो महाद्वीपीय जो क्रस्ट होता है, भूपर्पटी होती है, उसकी लगभग 4 से 35 किलोमीटर की मोटाई होती है, और जो महासागरीय होती है 4 से 7 किलोमीटर के बीच में इसकी औसत मोटाई होती है। सर इसके बारे में आगे हम बात किए कि इसमें जो खनिज पाया जाता है, मिनरल्स पाए जाते हैं, वो सियाल पाया जाता है, इसलिए इस लेयर को, इस परत को कभी कभी सियाल परत भी बोला जाता है। और जो SI है, SI का मतलब होता है सिलिका, और AL का मतलब होता है एल्युमिनियम। अब हम आगे देखेंगे इसका घनत्व कितना होता है। इसका घनत्व होता है 2.7 ग्राम पर cc, क्यूबिक सेंटीमीटर इसको बोलते हैं। ऐसा घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे में आयतन, मास पर वॉल्यूम, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ हम बात करेंगे कि जो क्रस्ट होती है, क्रस्ट, इसमें यहाँ से अगर हम नीचे गहराई में जाते जाए तो इसका घनत्व चेंज होता रहता है। जो इसकी डेंसिटी होती है वो वेरीड करती है। सर तो वेरीड करती तो क्या होता है, वेरीड करती तो इसमें एक साइंटिस्ट थे, जिनका जो साइंटिस्ट थे, उस साइंटिस्ट का नाम था कोर्नाड, ठीक है। वो साइंटिस्ट सर्च किए तो वो बताएं कि अगर हम इस लेयर के अंदर ऐसे जा रहे हैं, ये इसकी लेयर है क्रस्ट की, तो अगर इसके अंदर हम जा रहे हैं तो यहाँ पे इसका जो डेंसिटी है वो, और यहाँ पे जो डेंसिटी है ये चेंज होता है। तो चेंज होता है तो फिर इसको क्या बोला जाता है, जहाँ डेंसिटी डिफरेंशिएशन होता है ना, उसको बोलते हैं असंबंधता या डिसकॉन्टिन्यूटी। इसकी डिसकॉन्टिन्यूटी टूट रही है, यहाँ पे घनत्व अलग हो रहा है, यहाँ पे घनत्व अलग हो रहा है। तो यहाँ पे जो घनत्व के बारे में बताया उनका नाम था कोर्नाड। तो हम घनत्व के बारे में बता रहे हैं कि अगर हम बात करते हैं बाहरी भूपर्पटी बटे में आंतरिक भूपर्पटी, तो इसके और इसके बारे में, इसी के ये बाहर हम मान लेते हैं कि ये वाला बाहर है और ये वाला अंदर का है। तो ये बाहरी भूपर्पटी और ये अंदर वाला भूपर्पटी है 1 और 2। इसका जब हम देखेंगे हम घनत्व का अंतर, तो घनत्व के अंतर के बारे में जो बताएं वो साइंटिस्ट का नाम है कोर्नाड। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है कोर्नाड असंबंधता, इसको लिखा जा सकता है असंबंधता, ठीक है। इसको इंग्लिश में लिखा जाता है कोर्नाड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो अभी जो क्रस्ट के बारे में था, भूपर्पटी के बारे में था, उसके बारे में हमने डिटेल्स बात कर लिए हैं। अब हम आगे चलते हैं अगले टॉपिक में, जिसका आप नाम देख ही रहे होंगे। अगला है मेंटल, ठीक है, जिसको हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं, आवरण। तो आवरण की भी कुछ चीज़ें हैं जिसको हम अभी एक एक करके बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप अगर नोट करना चाहते तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा। तो हम आगे जब बात करते हैं मेंटल की, तो जो मेंटल को हम लोग आवरण भी बोलते हैं। तो जैसे हम क्लासीफाइड किए थे क्रस्ट को, वैसे हम मेंटल को भी क्लासीफाइड करेंगे, ठीक है। मेंटल को हम क्लासीफाइड करेंगे, आवरण को क्लासीफाइड करेंगे। अब एक एक करके सारे मेंटल को हम देख लेते हैं कि मेंटल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जो मेंटल है, हम अगला इसमें पॉइंट लेते हैं मेंटल मतलब आवरण, मेंटल मीन्स आवरण। तो आवरण में मेंटल के बारे में जब हम बात कर सकते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले किसमें कौन से मिनरल पाए जाते हैं, कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं, खनिज कौन कौन से होते हैं। अभी हम देखें भूपर्पटी में तो सियाल पाया जाता था, तो इसमें भी कुछ पाया जाएगा, हाँ बिल्कुल इसमें पाया जाएगा। इसमें जो मिनरल्स इसमें जो पाया जाएगा, जो खनिज इसमें पाई जाएगी, उस खनिज का नाम है सीमा। हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में सीमा बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, सीमा, ठीक है। अभी हम बताते हैं कि
शो करता है, दिखाता है सिलिका को, सिलिका को दिखाता है, और जो एम है ये बताता है मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हिंदी में लिख लेते हैं। हिंदी में होता है, इसको बोलते हैं सिलिका और इसको बोलते हैं हिंदी में मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। ठीक है दोस्तों, मैग्नीशियम बोलते हैं। तो सर ये बताइए कि इसकी मोटाई कितनी होगी, इसकी मोटाई कितनी होगी। बिल्कुल, जैसे हम बात कर रहे थे क्रस्ट की, तो उसकी मोटाई हुई, तो इसकी हम बात करेंगे इसकी मोटाई कितनी होती है। तो इसकी मोटाई लगभग होती है 35 से लेके, हम मोटाई की बात करते हैं, पॉइंट डाल देते हैं। इसकी जो मोटाई होती है, इसकी मोटाई होती है लगभग, हम बात किए थे कोर की, तो कोर की बात किए थे हम लोग 4 किलोमीटर से लेके 35। तो ये अगला जाएगा 35 से लेकर किलोमीटर से लेकर टू 700 किलोमीटर। ठीक है, इसकी मोटाई कहाँ तक जाएगी, 700 किलोमीटर। 700 किलोमीटर के लिए नहीं है, ये लगभग है 29 किलोमीटर। ठीक है, तो इसकी हम बात करते हैं, ये यहाँ से है 29 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। ठीक है सर, इसकी तो आप क्रस्ट की बात बताए थे कि क्रस्ट का जो घनत्व है बताए थे 2.7 ग्राम पर सीसी है या क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इसका भी घनत्व होगा, बिल्कुल इसका भी घनत्व होगा। इसका जो घनत्व है, इसका जो घनत्व है, इसकी जो डेंसिटी है, इसकी जो डेंसिटी है लगभग 2.7 से लेकर 4.7 ग्राम पर सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर इसका जो घनत्व है। ठीक है, अभी भूप्रटी की बात कर रहे हैं, तो भूप्रटी का लगभग 2.7 था, 2.7 ग्राम पर सीसी। तो इसको भी बात करें 2.7 ग्राम पर सीसी से लेकर 4.7 ग्राम पर सीसी इसका घनत्व है। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको दिख रही होंगी, सारी चीज़ें हो गई कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये बताइए कि जो क्रस्ट था, तो क्रस्ट का जो स्टेट होता है, उसकी अवस्था होती कैसी होती है। मैं बोलूँगा उसका जो अवस्था होती है ना, वो सॉलिड होती है, ठोस होती है। जो क्रस्ट है ना, क्रस्ट जिसको हम बोलते हैं भूपर्पटी, यहाँ भूपर्पटी लिखा हुआ है, इसकी जो अवस्था है, इसकी जो अवस्था है ये है ठोस। ठीक है, ठोस है। इसका जो स्टेट है ये ठोस है, सॉलिड है। सर जो मेंटल है, मेंटल की अवस्था क्या होगी, तो मैं बताऊंगा कि मेंटल की अवस्था जो है ना, वो सेमी सॉलिड है, मतलब अर्ध ठोस है। मेंटल की जो अवस्था है वो है अवस्था, इसको स्टेट इंग्लिश में बोलते हैं। इसकी जो अवस्था है वो है अर्ध ठोस। क्या बात कर रहे हैं सर, ऐसा क्यों, अर्ध ठोस, जो इंग्लिश में बोलते हैं सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड। सर ऐसी क्यों, ऐसा क्यों। आप क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट बोल रहे हैं कि ठोस है, ये हो गया सेमी सॉलिड, ऐसा क्यों। तो हम बताएंगे तुम लोगों को, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जैसे हम गहराई बढ़ाएंगे, गहराई में जैसे हम जाएंगे, जितनी गहराई बढ़ती जाएगी उतना ही इसका दाब बढ़ता जाएगा। ठीक है, दाब बढ़ता जाएगा। जितने हम गहराई में जाएँ, धीरे धीरे इसके इंटीरियर के अर्थ के इंटीरियर में जाएं, अर्थ के अंदर जाएं, तो जैसे गहराई में जाएंगे, गहराई बढ़ाएंगे तो दाब बढ़ता जाएगा। ठीक है, गहराई बढ़ाएंगे तो दाब बढ़ेगा। अगर दाब बढ़ा तो क्या होगा सर, अगर दाब बढ़ा तो दाब बढ़ेगा तो ताप भी बढ़ेगा। ठीक है, दाब गहराई में जाएंगे तो दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा तो इसका ताप बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसकी लगभग मोटाई 2900 किलोमीटर है और क्रस्ट की मोटाई लगभग 35 किलोमीटर। तो इसमें उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ा है, ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ा, तो इसकी वजह से इसका कोई स्टेट चेंज नहीं हुआ, इसकी अवस्था चेंज नहीं हुई। लेकिन जब हम मेंटल की बात करें तो मेंटल आप देख रहे हैं 35 से लेकर 29 किलोमीटर तक है, तो इसलिए इस पर ज़्यादा गहराई में चले गए, इसकी वजह से इसका प्रेशर बढ़ा और प्रेशर के कारण इसका हम टेम्परेचर देख रहे हैं कि बढ़ गया है। इसी के कारण ये जो इसका स्टेज है ये सेमी सॉलिड में है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि अभी हम मेरे इरेज करने वाले इसको। अब हम बात करेंगे कोर के बारे में, कोर या नाभिक के बारे में। ठीक है, हाँ इसमें सर आप नहीं बताएं कि जो क्रस्ट होता है, क्रस्ट में असंबद्धता बताएं, तो इसमें भी असंबद्धता बताइए। तो इसमें 2 तरह की असंबद्धता आती है। पहली असंबद्धता आती है, मैं मुझे कहीं ना कहीं इरेज करना होगा। ठीक है, तो हम यहीं इरेज कर देते हैं।
इसी को हम मिला देते हैं, ठीक रहेगा। तो हम जब बात करेंगे इसके संबंधता की, डिसकंटिन्यूटी की, तो हम अभी कहाँ से चले हैं, अभी क्रस्ट से हम मेंटल में आ गए। तो जैसे हम भूपरपट्टी से हम मेंटल में जाएंगे या आवरण में जाएंगे, मेंटल में या आवरण में, हम इंग्लिश में लिख देते हैं। क्रस्ट से हम जब मेंटल में जाएंगे तो इसकी जो डिसकंटिन्यूटी है उसको बोलते हैं मोह डिसकंटिन्यूटी, मोह असंबद्धता, मोह असंबद्धता। इंग्लिश में बात करते हैं, बार लिख सकते हैं इसको मोह डिसकंटिन्यूटी, मोह डिसकंटिन्यूटी, ठीक है सर, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रस्ट से हम मेंटल में गए तो डिसकंटिन्यूटी पता चल गई, क्रस्ट से मेंटल में गए, भूपरपट्टी से आवरण में गए, तो मोह नाम के साइंटिस्ट थे, वो बताएं मोह असंबद्धता के बारे में कि इसकी डेंसिटी वेरी कर रही है, क्योंकि क्रस्ट की डेंसिटी 2.7 थी और इसका दोनों को मिलाया तो 2.7 से लेकर 4.7 ग्राम पर cc है। सर हमें ये बताइए कि मेंटल में अगर जाएँ तो क्या होगा, मेंटल में अगर मेंटल इसको हम बोल दें कि ये आउटर मेंटल है, आउटर मेंटल, और ये है इनर मेंटल, तो अगर इसी से इसमें हम जाएं तो इसमें से जाएंगे तो भी इसका घनत्व तो चेंज वेरी कर रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे 2.7 था, उसके बाद 4.7 हो गया। इसके में भी जो डेंसिटी डिफरेंशिएशन है वो भी वेरी कर रहा है। तो सर इस यहाँ से यहाँ जाएगा तो इसमें भी तो कोई डिसकंटिन्यूटी आएगी, बिल्कुल आएगी। ये जो डिसकंटिन्यूटी है इस असंबद्धता को बोला जाता है गुटेनबर्ग असंबद्धता, ठीक है। हम देखते हैं कि अगर हम बात करते हैं बाहरी आवरण की, बाहरी आवरण, और फिर हम चल गए आंतरिक आवरण में, आंतरिक आवरण में, तो इसमें भी एक डिसकंटिन्यूटी आती है जिसको बोला जाता है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। सर हिंदी में लिख दीजिए, तो लिख लो गुटेनबर्ग असंबद्धता, ठीक है। हम पूरा अब तक क्रस्ट के बारे में बात कर चुके हैं, भूपरपट्टी के बारे में, अब हम मेंटल के बारे में बात चुके हैं, आवरण के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम बात करना चाहते हैं कोर के बारे में। तो भाई इरेज करना होगा, अभी जिसको लेना है स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक है। आप जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। अब हम बात करना चाहेंगे कोर की, तो हम इरेज करना चाहते हैं सारी चीज़ों को। जब हम कोर को देखेंगे तो कोर में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। कोर में भी असंबद्धता है, कोर की भी डेंसिटी है, लेकिन कोर में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हम देखेंगे, कोर में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हमें मिलेंगी, क्या है वो देखते हैं अभी, ठीक है। ये जो दिख रहा है ये कोर है, ये अब यहाँ से हम बीच में एक लाइन छोटी सी खींच दें, इसको हम बोल देंगे बाहरी कोर, बाहरी कोरोड, और इसको बोलेंगे आंतरिक क्रोड, ठीक है। तो हम क्रोड देखते हैं, क्रोड, तो क्रोड की जो इसकी हम मोटाई की बात करते हैं, इसकी मोटाई की हम बात करते हैं अगर, तो इसकी मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर से लगभग 63-71 किलोमीटर है। सर इसकी मोटाई इतनी होती है? हाँ बिल्कुल, इसकी मोटाई इतनी होती है, 2900 किलोमीटर से लेके 6371 किलोमीटर है। और इसकी जो हम घनत्व बात करते हैं वो क्या बोलते हैं, खनिज की बात करते हैं, तो इसमें खनिज पाया जाता है, मिनरल्स जिसको बोलते हैं मिनरल्स, इसमें मिनरल्स पाया जाता है नीफे, जिसको बोलते हैं नीफे। और इस लेयर को कभी कभी हम नीफे भी बोलते हैं, इस लेयर को कभी कभी हम नीफे भी बोल देते हैं, क्योंकि जो निकिल है, निकिल, ये जो Ni है इसको बोला जाता है निकिल, और जो Fe है इसका मतलब होता है फेरस। निकिल का मतलब निकिल होता है, निकिल का मतलब निकिल, और फेरस मतलब होता है लौह, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो सर इसमें भी तो कुछ ना कुछ होगा, यहाँ से यहाँ हम जाएंगे, इसमें भी कुछ ना कुछ होगा, हाँ इसमें भी कुछ ना कुछ होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें क्या मिलता है। सर इसकी अवस्था बता दीजिए, इसकी अवस्था बता दीजिए।
इसकी अवस्था क्या क्या होती है, इसका स्टेट क्या होता है, इसका स्टेट क्या होता है। तो इसका स्टेट हम बात करेंगे तो अगर बाहरी आवरण की बात कर रहा हूँ, बाहरी आवरण की मैं बात कर रहा हूँ, तो बाहरी आवरण है जो आउटर कोर है, आउटर कोर जो है ये होता है इसको बोल सकते हैं हम मेल्टेड होता है, ये मेल्टेड मतलब पिघली अवस्था में होती है, पूरा पिघल चुका होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आंतरिक आवरण की, आंतरिक आवरण की, तो जो आंतरिक क्रोड की, ठीक है, यहाँ आवरण में लिख दिया हूँ, सॉरी फॉर दैट, इसको बोलते हैं क्रोड, ठीक है। आंतरिक जो क्रोड है ना ये सॉलिड होता है, आंतरिक क्रोड जो होता है ये ठोस होता है। और ठोस क्यों होता है, ये जब हाई लेवल के एग्जाम देने के लिए जब स्टडी करोगे तो पता चलेगा कि ये जो आंतरिक क्रोड है ना ये सॉलिड होता है, उसमें सारी चीज़ें बताई जाएंगी। हो सकता है हम आगे वीडियो बनाए तो उसमें मिले। और बाहरी क्रोड को हम बोलते हैं मेल्टेड, मतलब पिघली अवस्था में होती है, ठीक है। तो सर जी इसका घनत्व कितना होता है, इसका घनत्व आप बताइए नहीं। इसका घनत्व जो होता है, इसका जो घनत्व होता है, डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी लगभग 11 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। इसकी डेंसिटी जो होती है 11 होती है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हम बात की किसके बारे में, क्रोड के बारे में। तो सर जी यहाँ से जब हम यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी वो चेंज हो रहा है कि नहीं चेंज हो रहा है, क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी हो रही कि नहीं हो रही है। हाँ बिल्कुल, इसमें भी डिसकंटिन्यूटी हो रही है। और इस डिसकंटिन्यूटी को बोलते हैं हम क्या, रेप्टी डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं, रेप्टी डिसकंटिन्यूटी। अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर हम बाहरी क्रोड की बात करें, बाहरी क्रोड से हम जब आंतरिक क्रोड में प्रवेश करते हैं, आंतरिक क्रोड में जब हम प्रवेश करते हैं, इसको बोलते हैं रेप्टी। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रेप्टी, और इसको बोलते हैं असंबद्धता, असंबद्धता, ठीक है। इंग्लिश में बात कर लेते तो कैसे लिखते हैं, रेप्टी डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, रेप्टी डिसकंटिन्यूटी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लगभग पृथ्वी के अंतिम संरचना के बारे में बात कर चुके हैं। अभी हम बात किए थे क्रस्ट के बारे में, फिर मेंटल के बारे में, फिर कोर के बारे में। क्रस्ट के बारे में बात किए थे तो क्रस्ट को बताया था कि क्रस्ट का घन डेंसिटी लगभग 2.7 ग्राम पर सीसी होता है। इसकी मोटाई लगभग, अगर महाद्वीपीय की बात करें तो महाद्वीपीय की क्रस्ट जो होती है वो लगभग 4 से 35 किलोमीटर होता है। महासागरीय होता है वो 4 से 7 किलोमीटर के बीच में होता है। इसके बीच में जो असंबद्धता पाई जाती है उस असंबद्धता को बोलते हैं मोह असंबद्धता, ठीक है। मोह असंबद्धता नहीं, कोऑर्डिनेट असंबद्धता बोलते हैं, ठीक है। अगर हम क्रस्ट से मेंटल की तरफ जा रहे हैं तो उस असंबद्धता को बोलते हैं मोह असंबद्धता। और इसकी जो अवस्था होती है सॉलिड होती है। दोस्तों एक चीज़ हम आपको बताना भूल गए, अगर हम बात करते हैं इसकी टोटल मोटाई की, तो इसकी कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी यहाँ से हम ले लें, अगर यहाँ से, तो इसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर। ये लगभग मेंटल तक चला जाता है। जो भारी मेंटल है ना, भारी मेंटल, इसको टोटल को बोलते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का मतलब होता है स्थल मंडल, इसको बोलते हैं स्थल मंडल, स्थल मंडल, ठीक है। ये लगभग जो क्रस्ट होता है, क्रस्ट से लेकर बाहरी मेंटल तक, अगर इसकी हम बात करें तो इसको बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। एस्थेनोस्फीयर की हिंदी होती है दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल, ठीक है दोस्तों। और ये अगर हम बात करते हैं यहाँ की, इसके बाहरी आवरण की, तो इसको बोलते हैं कोर के बात की बात करें, बाहरी कोर जो है इसको बोलते हैं मेसोस्फीयर, मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर का मतलब होता है मध्य मंडल, मध्य मंडल, ठीक है। अगर हम ये कोर की बात करें तो कोर को ये पार्ट है ना, इसको बोलते हैं हम लोग बेरिस्फीयर। इस कोर का नाम है बेरिस्फीयर। बेरिस्फीयर को हिंदी में हम बेरिस्फीयर ही बोलेंगे, बेरिस्फीयर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक अगर आपको कोई इतने में समझने में कोई, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो हमें कमेंट करें, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
यहाँ तक हम सारी बातें कर चुके हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम बात की, क्रस्ट की बात की है, मेंटल की बात की, कोर की बात की है। फिर क्रस्ट में क्या क्या पाया जाता है, सियाल पाया जाता है। फिर मेंटल में सीमा पाया जाता है। फिर कोर में निफे पाया जाता है। सियाल मतलब सिलिका और एल्युमिनियम, सीमा मतलब सिलिका और मैग्नीशियम, और निफे मतलब निकिल और फेरस। तो ये सारी चीज़ें हम बात की आप लोगों से, और ये सारी चीज़ें बात की हैं कि स्टेनोस्फीयर बोलते हैं, लिथोस्फीयर, स्टेनोस्फीयर बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं, मेसोस्फीयर बोलते हैं, बेरिस्फीयर होते हैं। तो हमें लग रहा है कि यहाँ तक तो आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ों को डिटेल्स में बताया गया है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर हम अगला वीडियो कोई बनाए अच्छी वीडियो तो आप उसको देख सकें, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले।